कि इमरान खान साहब का जेल में मुनासिब इलाज नहीं हो रहा। बैरिस्टर गौहर को भी ये पैगाम भेजा गया और अलीमा खान साहिबा ने यहाँ तक कहा कि चाहे केपी को बंद करना पड़ता है तो केपी को बंद करें। जो अरशद शरीफ शहीद साहब का केस लगा हुआ था उस केस को खत्म कर दिया गया है। ट्विटर के हेडक्वार्टर के ऊपर फ्रांस में जो साइबर क्राइम की यूनिट है उन्होंने पेरिस के अंदर इस पे रेड किया है। एलन मस्क को भी बुलाया है कि आए, आपसे हमने तफ्तीश करनी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, बुशरा बीबी ने यह कहा है कि इमरान खान साहब का जेल में मुनासिब इलाज नहीं हो रहा। गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी की मुलाकात हुई अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। उसके बाद बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वटू साहिबा ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने क्या लिखा ये सामने आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पिछले हफ्ते बुशरा इमरान की खान साहब से मुलाकात करवाई गई। खान साहब ने उन्हें बताया कि 2 हफ्ते से उनकी आंख में धुंधला नजर आ रहा है, एक आंख में धुंधला नजर आ रहा है। खान साहब बार बार अमले को बता रहे थे लेकिन अमला कुछ नहीं कर रहा था, यानी वो जेल हुकाम को बता रहे थे कि मुझे एक आंख में धुंधला नजर आ रहा है, लेकिन मुबैना तौर पे वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे। फिर एक जूनियर डॉक्टर को भेज दिया जिसने कहा कि ये उसके बस की बात नहीं और मसला संजीदा है। इस पे पिम्स के डॉक्टर्स को बुलाया। उन्होंने कहा कि खान साहब का इलाज जेल में मुमकिन नहीं और अगर अभी अस्पताल में ना ले जाया गया तो उनकी आंख भी जाया हो सकती है। जेल का अमला बजिद था कि जेल ही में इलाज करें, लेकिन पिम्स के डॉक्टर जिद करके खान साहब को अस्पताल ले गए। खान साहब की तबीयत बेहतर है लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं है, ये बुशरा बीबी ने बताया वहां पे। और बुशरा बीबी से जिन लोगों की मुलाकात हुई उन्होंने फिर आगे जिन लोगों से बात की, वो जो मुख्तलिफ जराए से खबरें आई उसके मुताबिक बुशरा बीबी काफी ज्यादा फिक्रमंद थी खान साहब की आंख के हवाले से। उन्होंने बार बार इस चीज का जिक्र किया कि इस चीज को हाईलाइट करें कि खान साहब का मुनासिब इलाज जेल में नहीं हो रहा, जैसा इलाज उनका होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। खान साहब के जो जाती मुआलिज हैं और शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं उन तक खान साहब को रसाई दी जाए और इस मामले को बाहर जाके उठाया जाए, इस मामले को हाईलाइट किया जाए। बैरिस्टर गौहर को भी ये पैगाम भेजा गया। बैरिस्टर गौहर साहब ने वो पैगाम आगे सुनाया, लेकिन थोड़ा सा उसमें उन्होंने, मुझे ये लगा कि थोड़ा सा उनका जो टोन थी वो होम्योपैथिक थी। जितना एम्फसाइज बुशरा बीबी ने किया था मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, शायद उतना बैरिस्टर गौहर साहब ने अपने पैगाम में नहीं किया, लेकिन उन्होंने आगे पैगाम दिया। और बुनियादी तौर पर बुशरा बीबी ने यह कहा कि खान साहब की आंख का इलाज तो हो रहा है लेकिन वो मुनासिब इलाज नहीं है। खान साहब को उनके डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। अब देखते हैं कि जी हुकूमत उनको रसाई देती है नहीं देती। वजीर कानून ने तो गुज़िश्ता रोज ये कहा था कि खान साहब की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। उन्होंने ही कहा था मुझे अस्पताल लेके जाएं या मुझे अस्पताल ना लेके जाएं, जो भी मौकिफ है, जो कुछ भी हो रहा है वो खान साहब की मर्जी से हो रहा है। लेकिन बुशरा बीबी ने जो बताया अपनी मुलाकात के दौरान वो उससे मुख्तलिफ है। और फिर ये खबर बाहर आई, और जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि इमरान खान साहब से कल भी किसी की मुलाकात नहीं हुई। बुशरा बीबी की 1 हफ्ते पहले यानी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी खान साहब से और उसमें खान साहब ने ये सारी चीजें बुशरा बीबी को बताई थी। और फिर बुशरा बीबी ने जो लोग उनको मिलने आए हुए थे उनको ये चीजें बताई। और बुशरा बीबी खान साहब की आंख के हवाले से काफी ज्यादा फिक्रमंद थी। अच्छा, खान साहब की बहनों की तो मुलाकात नहीं हो सकी। कल रात को भी वो काफी देर तक धरना दे के वहां पे बैठी रही। अलीमा खान साहिबा, नौरीन नियाजी साहिबा, उसके साथ साथ उज़मा खान साहिबा, वो सब वहां पे मौजूद थी। नईम हैदर पंजोथा वहां पे थे, पहले मैंने देखा शौकत बसरा साहब भी वहां पे थे, ईमान ताहिर साहिबा भी आई हुई थी, दीगर लोग भी वहां पे मौजूद थे। सिमाबिया ताहिर तो हमेशा होती हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके साथ होते हैं। तो खान साहब की बहनें काफी देर वहां पे बैठी रही। उसके बाद गालिबन कुछ मुबैना तौर पे गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब हम धरना खत्म करते हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने मीडिया से बात की और मीडिया से बात के दौरान उन्होंने सोहेल आफरीदी साहब को मुखातिब करके कहा कि भाई अब बहुत हो गया है, खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उनकी सेहत के हवाले से हमें तहफुजात हैं, उनको आइसोलेशन में रखा गया है। सोहेल आफरीदी साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सोहेल आफरीदी अब आप कुछ भी करें, इमरान खान साहब को रिहा करवाएं। और अलीमा खान साहिबा ने यहां तक कहा कि चाहे केपी को बंद करना पड़ता है तो केपी को बंद करें, जो भी आपके एमएनए हैं, एमपी हैं, वो सारे मिल के इस मसले को उठाएं, एहतजाज करें। आप देखें जनाब, बुशरा बीबी के इस पैगाम के बाद के खान साहब की जो अंदर सिचुएशन है वो मुनासिब नहीं है। और अलीमा खान साहिबा की इस अपील के बाद, डायरेक्ट अपील जो उन्होंने
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से की कि भाई बहुत हो गया है, हमारे भाई के साथ मुनासिब सलूक नहीं किया जा रहा, अब आप लोग जो एहतजाज है उसको अगले फेज में लेके जाएं और किसी ना किसी तरीके से खान साहब तक हमें एक तरह से एक्सेस दिलवाएं, उनकी रिहाई के लिए कोशिश करें। और खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने का भी उन्होंने जिक्र किया। तो इन सारी चीजों के बाद लगता ऐसे है कि अब जो एहतजाजी तहरीक है वो अगले फेज में जाएगी। 8 फरवरी भी करीब है, 8 फरवरी के बाद क्या इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात हो जाएगी, इस तरह की चीजें भी आ रही हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि एहतजाज कितना बड़ा होगा। अगर एहतजाज बहुत ज्यादा बड़ा ना हुआ तो ऐन मुमकिन है कि हुकूमत को उसको एक तरह से डिसरिगार्ड कर दे, उसका कोई ज्यादा प्रेशर ना ले और वो ये समझे कि भाई अगर हम मुलाकात नहीं भी कराते तो कोई बड़ा एहतजाज नहीं होगा, तो शायद फिर वो एहतजाज ना करवाए। और उसके साथ साथ कुछ सहाफियों ने ये खबरें देना शुरू कर दी हैं कि जी इमरान खान साहब 2040 तक भी अंदर रह सकते हैं, इमरान खान साहब 10 साल जेल में रह सकते हैं। अब बहुत सारी इस तरह की खबरें आ रही हैं, उन खबरों के ऊपर तनकीद भी हो रही है। लेकिन मेरा कंसिस्टेंट व्यू है, जिस दिन से इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ है उसके फौरन बाद कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी मामला तय पा गए हैं, इलेक्शंस होंगे। मैंने आपको कहा था कि अब ये निजाम इमरान खान साहब का रास्ता रोकने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। भूल जाएं कि इलेक्शंस होंगे, भूल जाएं कि इमरान खान साहब को वापस आने दिया जाएगा। हाँ, अगर दबाव पड़ेगा तो वो वापस आएंगे। और अब जो इस तरह की बातें चल रही हैं कि जनाब उनको इतने साल मजीद अंदर रखा जाएगा, और कुछ दोस्त इस तरह की खबरें देते रहे कि मामला तय पा गए हैं, उन्हें यहां शिफ्ट कर दिया जाएगा, उन्हें वहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, इमरान खान साहब की रिहाई छोटी ईद से पहले हो जाएगी, बड़ी ईद के बाद हो जाएगी। उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि ऐसे कोई भी मामला नहीं है। जब तक इस निजाम का जोर चलेगा ये खान साहब को अंदर रखने की कोशिश करेंगे। अगर खान साहब बाहर आते हैं, आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत चल सकती है, तो जब तक इनका जोर चलता है, जब तक नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले अपने इक्तदार को बचाना चाहते हैं, तब तक तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि इमरान खान साहब बाहर ना आए, चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे। हाँ, इमरान खान साहब इसी सूरत में बाहर आ सकते हैं कि कोई बड़ा एहतजाज हो, हुकूमत के ऊपर दबाव पड़े, जो अदालती मामलात हैं उसमें जो हुकूमत का एक तरह से कहा जाता है कि अमल दखल है या मुदाखलत है मुबैना तौर पर, वो थोड़ी कम हो, तो उसकी वजह से शायद कोई मामलात हल हो सकें। लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि खान साहब को रिहा करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अगर खान साहब को रिहा किया जाए तो ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि खान साहब को अंदर रखा जाए। इसी वजह से अलीमा खान साहब भी अब परेशानी का इजहार कर रही हैं और उन्होंने बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से ये अपील की है कि भाई आप भरपूर एहतजाज करें, चाहे खैबर पख्तूनख्वा को बंद करें, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव डालें। अच्छा जी, अगर अदलिया की बात की जाए तो वफाकी आईनी अदालत में जो अरशद शरीफ शहीद साहब का केस लगा हुआ था, उस केस को खत्म कर दिया गया है। वो सोमोटो जो एक्शन लिया गया था उसको निपटा दिया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं, इसको एक्सप्रेस न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है। वफाकी आईनी अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल केस निपटा दिया, तफसीली फैसला जारी। और इसमें बताया गया है कि वफाकी आईनी अदालत ने अरशद शरीफ केस निपटाते हुए कहा है कि पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमतें मुनासिब इकदाम कर रही हैं, लिहाजा अदालती मुदाखलत की कोई जरूरत नहीं है। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अरशद शरीफ कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया। तो ये केस एक तरह से वफाकी आईनी अदालत में तो अब बंद हो गया अरशद शरीफ वाला। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे इस हवाले से बहस भी चल रही है। लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या शहीद अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी स्ट्रेंज मेरी नज़र से गुजरी, वो अवाम राज पार्टी के सरबराह जनाब इकरारुल हसन साहब, जो अवाम राज पार्टी है या फिर अवाम राज जो भी तहरीक है उसके जो रूए रवा हैं, इकरारुल हसन साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि अरशद शरीफ शहीद केस बंद कर दिया गया। इंसाफ के इस असीर निज़ाम और इस निज़ाम के चलाने वालों से कोई तवक्को भी नहीं थी। उन्होंने कहा जी इस निज़ाम से मुझे कोई तवक्को नहीं थी। आगे वो लिखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अरशद कुत्ता शरीफ के ट्रेंड चलाने वाले कुत्ते कम से कम इस केस को अपनी सियासत और डॉलर्स के लिए इस्तेमाल करने से बाज रहे। अब इस वक्त ऐसी बात करने का क्या मकसद था? बड़े बैड टेस्ट में है जो शहीद अरशद शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, ऑल्दो कि वो कोट कर रहे हैं कि कोई इस तरह का ट्रेंड चला था। तो इस मौके के ऊपर आपको ये ट्रेंड याद करवाने की क्या जरूरत थी? क्या ये बात मुनासिब थी? और उसके ऊपर मैं देख रहा था जो इकरारुल हसन साहब ने ट्वीट की हुई थी, क्योंकि इकरारुल हसन साहब का भी उसी इदारे से ताल्लुक है जिस इदारे से शहीद अरशद शरीफ साहब का था। तो इकरारुल हसन साहब की जो अहलिया हैं जवेरिया सदीकी साहिबा, उन्होंने इकरारुल हसन साहब की ट्वीट के ऊपर लिखा हुआ था, ऐसी मुजम्मत ना ही करते
आप बहुत ही रंज हुआ आपका ट्वीट देख के। तो उन्होंने इकरारुल हसन साहब से कहा, भाई आपने क्यों तकल्लुफ किया, आप क्यों मजम्मत करें, आप नहीं ऐसी मजम्मत करते, आपकी ट्वीट देख के बहुत ज्यादा रंज हुआ। तो ये अरशद शरीफ शहीद साहब की जो एहलियां हैं वो इकरारुल हसन साहब को कह रही हैं, अवाम राज पार्टी के माशाल्लाह जो रूए रवा हैं। लेकिन मुझे भी देख के बड़ी हैरत हुई कि इकरार भाई को इस मौके के ऊपर इस घटिया ट्रेंड के जिक्र करने की क्या जरूरत थी। पहले उनकी फैमिली थोड़ी दुखी है, पहले उनको कितना इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इस मौके के ऊपर इकरार भाई की जानिब से इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करना, ऑल्दो कि वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रेंड किसी ने चलाया था, किसी घटिया आदमी ने चलाया था, तो भाई इस वक्त आप उस ट्रेंड का दोबारा जिक्र करके कौन से आला जर्फ का मुजाहरा कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको भी अपने आप से करना चाहिए। ईरान और अमेरिका का मामला जो है दिन ब दिन उसमें कशीदगी आती जा रही है। अब खबर ये आ रही है, मगरबी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं, यूएस ने ये कहा है कि उसने एक ईरानियन ड्रोन को मार गिराया है। ये बुनियादी तौर पे जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी तरफ आ रहा था। और खबर की तफसील अगर आप देखें मुख्तलिफ जगहों पे जो ये खबर रिपोर्ट हुई है, उसके मुताबिक एक F-35 त्यारा उड़ा अमेरिका का और उसने ईरानियन ड्रोन को निशाना बनाया। और अमेरिकन ये कह रहे हैं कि ये जो ड्रोन था इसका टारगेट अमेरिका का जो बहरी बेड़ा है वो था, उसमें शामिल एक जहाज था, उसको ये टारगेट करना चाहते थे, लिहाजा हमने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की और ईरान के ड्रोन को मार गिराया। अच्छा, मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं, बहुत सारे मामला आगे चल रहे हैं, क्या हम फुल फ्लेज जंग की तरफ जाएंगे? देखें, अभी तक तो यही लगता है कि अमेरिका का इरादा है कि दबाव डाल के ईरान को अपनी शराइत पर मनवा लिया जाए। अब ये चीजें आगे किस तरफ जाती हैं फिलहाल कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन मुझे लगता यह है कि इसराइल की पूरी कोशिश होगी कि ईरान के ऊपर हमला करवाया जाए, ईरान को तबाह करवाया जाए, ताकि खित्ते के अंदर उनके मुकाबले में खड़ा होने वाला कोई ना रहे। और जो स्टीव विटकॉफ हैं, जो सदर ट्रंप साहब के गालिबन नुमाइंदा खसूसी हैं खित्ते के हवाले से, वो भी इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं। वो जाएंगे वहां पे, बातचीत करेंगे, फिर किसी और से बातचीत करेंगे। तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये जो सारा तनाज़ा है, चाहे फलस्तीन का तनाज़ा हो या फलस्तीन पे कब्जा हो या ईरान के साथ कोई तनाज़ा हो, इसमें अमेरिका न्यूट्रल किसी किस्म का किरदार अदा नहीं करता, वो किसी किस्म के एम्पायर का किरदार अदा नहीं करता। अमेरिका एक पार्टी है, वो इसराइल के साथ शामिल है, और जो कुछ भी इसराइल कर रहा है, चाहे वो गजा के अंदर जो है कत्लेआम कर रहा हो, नस्लकुशी कर रहा हो, चाहे वो खित्ते के अंदर दीगर ममालिक पे हमले कर रहा हो, ये सब कुछ अमेरिका के आशीर्वाद से होता है। तो अमेरिका और इसराइल को आप दो मुख्तलिफ पार्टियां ना देखें, ये एक ही पार्टी है जो खित्ते के अंदर मिल के कार्रवाइयां करते हैं। जो कुछ ये करते हैं वो हमारे सामने है। अच्छा, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आपको पता है कि ताल्लुकात थोड़े से कशीदा हुए। फ्रांस के सदर के हवाले से जो गुफ्तगू की ट्रंप ने, नेटो के फौजियों के हवाले से जो ट्रंप ने गुफ्तगू की, बरतानिया के जो वजीर आजम है सर कीर स्टामर, उन्होंने कहा कि भाई ये इंसल्ट की आपने, इस पे आपको माफी मांगनी चाहिए। बहुत ज्यादा उनके ऊपर तनकीद हुई, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि चीजें जिस तरफ आगे जा रही हैं, मुझे ये लगता है कि इसका फायदा इंडिया और चाइना उठाएंगे। बरतानिया के जो वजीर आजम है वो भी चाइना जा रहे हैं, कनाडा के वजीर आजम भी चाइना जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपको एक शिफ्ट नजर आ रही है, और बहुत सारे मगरबी ममालिक इंडिया और चाइना के करीब हो रहे हैं, जिसका फायदा इंडिया और चाइना भी उठाएंगे। एनीवे, ये जो कशीदगी है उसमें अमेरिका ये कहता है हम तुम पे इतना टैरिफ लगा देंगे, हम तुम पे उतना टैरिफ लगा देंगे, लेकिन अमेरिका की जो टेक कंपनियां हैं, फ्रांस ये कहता है, यूरोप ये कहता है कि भाई फिर हम उनके ऊपर ये पाबंदी लगाएंगे, हम उनके ऊपर ये करेंगे, वो करेंगे। एनीवे, अब बड़ी खबर ये है कि फ्रांस ने जो एक्स का हेडक्वार्टर है उसके ऊपर रेड किया है। जी हाँ जी, एक्स के हेडक्वार्टर के ऊपर, ट्विटर के हेडक्वार्टर के ऊपर फ्रांस में जो साइबर क्राइम की यूनिट है उन्होंने पेरिस के अंदर इस पे रेड किया है, समन भी जारी किए हैं, और बुनियादी तौर पे एलन मस्क को भी बुलाया है कि आए, आपसे हमने तफ्तीश करनी है। बहुत सारे जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उनमें एक्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो फ्रांस ने भी एक वाज़ेह पैगाम दिया है अमेरिकी इंतजामिया को कि अगर आप हमें टारगेट करेंगे तो आपकी जो जॉइंट टेक कंपनियां हैं हम इनको टारगेट करेंगे। अच्छा, जहां पे फ्रांस ने एक तरह से एलन मस्क साहब के ऑफिस के ऊपर रेड किया है, वहां पे जाके चीजों को कब्जे में लिया है, दूसरी जानिब बीबीसी जो रिपोर्ट कर रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और जिस तरीके से बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब वो लिखते हैं बीबीसी वाले, एक्स ऑफिसेज रेडेड इन फ्रांस एज यूके ओपन्स फ्रेश इन्वेस्टिगेशंस इनटू ग्रॉक। वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो एक्स के ऑफिसेज हैं फ्रांस में, उन पे छापा मारा गया है, और उसके साथ साथ
बरतानिया ने ग्रॉक के हवाले से ताज़ा नई तफ्तीश शुरू कर दी है, तहकीक शुरू कर दी है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। ग्रॉक आपको पता है कि एलन मस्क की ही, एक्स की ही मसनूई इंटेलिजेंस है। उसके हवाले से भी यूरोपीय यूनियन और यूरोप के जो ममालिक हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि इसमें चाइल्ड सेफ्टी दीगर बहुत सारे इशूज़ हैं। तो अब यूरोप लगता ये है कि वो ट्रंप को मैसेज देना चाह रहा है थ्रू ये जो स्टेप्स हैं इनके जरिए कि भाई अगर आप हमारे साथ ये करेंगे, आज एक्स है, कल गूगल है, परसों एप्पल होगा, बहुत सारी आपकी कंपनियां हैं, उनको भी फिर हम टारगेट करेंगे, उनके ऊपर भी हम पाबंदियां लगा सकते हैं, उनको इस चीज के लिए मजबूर कर सकते हैं, उस चीज के लिए मजबूर कर सकते हैं। और ये अमेरिका का एक दरीना मुतालबा रहा है कि भाई आप जो है सेंसरशिप कम करें, बरतानिया में ये हो रहा है, यूरोप में ये हो रहा है, हमारी कंपनी को सही तरीके से काम नहीं करने दिया जाता। लेकिन अगर ट्रंप का यही रवैया रहा तो उसके जवाब में फिर इस तरह की कार्रवाइयां आपको यूरोप के अंदर नजर आएंगी। अच्छा, बीबीसी ये खबर रिपोर्ट कर रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं, साउथ सुडान लीडर सैक्स एड्स आफ्टर डेड मैन अपॉइंटेड। जी हाँ जी, खबर ये है बीबीसी के कि साउथ सुडान के जो लीडर हैं उनके मशीरों ने कोई कमेटी वगैरह बनाई, किसी बंदे को अपॉइंट किया और बाद में पता चला कि वो बंदा तो मर चुका है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के अंदर जिन लोगों को डाला गया उनमें एक ऐसी मौजूद शख्सियत भी थी जिनकी गालबन 2 साल पहले वफात हो चुकी है और उस वक्त भी मैंने व्लॉग बना के वो तफसीलात आपके साथ शेयर की थी। तो अब साउथ सुडान में भी जनाब ऐसी हरकत हुई है जिसके बाद साउथ सुडान के लीडर ने अपने कुछ मशीरों को जो है वो उनको सैक किया है, उनको एक तरह से नौकरी से निकाल दिया या अपनी काबीना से अलहदा कर दिया क्योंकि वो इतने नाअहल हैं कि उन्होंने एक मरे हुए बंदे की जो है अपॉइंटमेंट कर दी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।